ये एक डिटेल्ड वन शॉट सीरीज है, डिस्क्लेमर खुद पढ़ लेना। भाईजान, क्या आप मकसद के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। जनाब, क्या आप इंडिया से हैं? ये ले मकसद एक रैप्टा मारा ना सड़क पे देगा। मजाक ना करें जनाब। ये है मकसद 100 मार्क्स का। तो नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नया चैप्टर जो आप लोग को देखने को मिलने वाला है इस बार, उस चैप्टर का नाम है दोस्तों डुअल नेचर। डुअल नेचर किस चीज का? रेडिएशन का। रेडिएशन मतलब लाइट का डुअल नेचर या फिर मैटर का, जिससे हम सब बने हुए हैं। ठीक है, ये मोबाइल फोन भी बना हुआ है, माइक भी बना हुआ है, सब कुछ आपके हाथ में भी जो मोबाइल फोन है वो भी इसी से बना हुआ है। अब ये डुअल नेचर किस चीज का है? तो एक्चुअल में ये डुअल नेचर आपको देखने को मिलता है पार्टिकल और वेव नेचर के फॉर्म में। सेम ऐसी मैटर के अंदर में भी आपको पार्टिकल और वेव नेचर देखने को मिलता है। आप कहोगे एक सेकंड, रेडिएशन के वेव नेचर के बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं हमने, ठीक है। ये पार्टिकल नेचर क्या होता है इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। देखो, हम जानते हैं कि लाइट एक्चुअल में वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि अरे भाई ये पार्टिकल फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। इससे ये समझ में आया कि दो टाइप के नेचर आप लोग को देखने को मिल रहे हैं रेडिएशन के। सेम ऐसे ही मैटर के अंदर भी, अब जैसे हम सभी पार्टिकल नेचर के फॉर्म में ही तो है ना, लेकिन हम वेव नेचर के फॉर्म में भी है। तो एक्चुअल में मैटर पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर में भी होता है। कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है अगर रेडिएशन वाले टॉपिक में, तो इसमें हमें पार्टिकल नेचर के बारे में इसमें पढ़ना है और मैटर के वेव नेचर के बारे में समझना है, ठीक है। बाकी दोनों नेचर शो करता है, ये मालूम होना चाहिए, लेकिन जो पढ़ाया गया चैप्टर के अंदर वो पार्टिकल नेचर के बारे में ज़्यादा पढ़ाया गया और मैटर के अंदर वेव नेचर के बारे में समझाया गया। समझ में आया? चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो हाल ही में आप लोगों को सभी को पता होगा, मैक्सवेल्स इक्वेशंस के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हमें काफ़ी सारी जानकारी मिली। हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे थे जिसके थ्रू ईएम वेव स्टैब्लिश हुई और हमें वेव नेचर के बारे में पता चला। अभी थोड़ी देर पहले ईएम वेव चैप्टर देखे, अब समझ में आया मैंने ईएम वेव और डुअल नेचर को क्यों एक साथ पढ़ाया और पहले ईएम वेव क्यों पढ़ाया, सो दैट एटलीस्ट कनेक्टिविटी तो बने तुम्हारी कि हाँ भाई ईएम वेव, अच्छा ईएम वेव वेव नेचर होती है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा हर्ट्ज ने, जिसने पहले वेव नेचर के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ईएम वेव के फॉर्म में। अब उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू लाइट के पार्टिकल नेचर होने की हमको 100% सबूत मिले, ठीक है। तो इसके अल्टीमेटली जो कंक्लूजन निकला एक्सपेरिमेंट का, उससे ये पता चला कि लाइट एक्चुअल में डुअल नेचर दिखाता है। लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है, लाइट के पास वेव नेचर भी है। दोनों टाइप का नेचर लाइट के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है। मतलब क्या, लाइट एक्चुअल में इस तरीके से वेव नेचर में भी ट्रैवल करता है, साथ ही साथ पार्टिकल नेचर के फॉर्म में भी ट्रैवल करते हुए आप लोग को देखने को मिलता है। समझ में आया? जैसे आप लोग यहाँ पे ध्यान दे पा रहे होंगे, जैसे देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का ही है सिर्फ, तो देखो ये दिख रहा है, ये पार्टिकल और ये वेव नेचर का, तो दोनों मिलाकर कुछ इस तरीके से आप लोग को बनते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लाइट का जो पार्टिकल नेचर है इसे कहते क्या? तो इसे कहा जाता है दोस्तों फोटोन, ठीक है। तो फोटोन के बारे में हमें पता चलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू। इसने एक्चुअल में हमें कंप्लीट एविडेंस प्रोवाइड किया कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। समझ में आया? किस फॉर्म में? पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। समझ में आया? इस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं लाइट के क्वांटम्स। ये सभी के सभी एसोसिएटेड है उस पार्टिकल से जिसका नाम है फोटोन। अब हर फोटोन के पास, मतलब हर लाइट के पार्टिकल के पास अपनी एनर्जी होती है। कितनी एनर्जी होती है तो वो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, E विच इज इक्वल टू एच म्यू। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है और म्यू क्या होता है दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताओगे। अब तो यार बच्चों वाला टॉपिक पूछ रहा हूँ। म्यू की वैल्यू होती है C/λ। तो अगर आप चाहो तो एनर्जी ऑफ फोटोन को आप hc/λ के फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है या न्यूमेरिकल हल्का फुल्का आ सकता है कि फोटोन का मोमेंटम कितना होता है। वो निकालने के लिए आप लोग का एक छोटा सा फॉर्मूला है। एक्चुअल में फोटोन का जो मोमेंटम होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं P से। P मतलब मोमेंटम, विच इज इक्वल टू जो एनर्जी है उस फोटोन की अपॉन C मतलब लाइट की वेलोसिटी एयर में। तो इस छोटे से फॉर्मूले के थ्रू आप मोमेंटम निकाल सकते हो। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? इस छोटे से फॉर्मूले के थ्रू मोमेंटम निकाला जा सकता है फोटोन का। E की वैल्यू अगर रख दोगे तो कितना आएगी, H में अपॉन C। और आप लोग जानते हो इसकी वैल्यू, अगर म्यू की वैल्यू रखता हूं मैं C/λ, तो C से C कट जाएगा, तो अल्टीमेटली P की वैल्यू C/λ के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मैं ये कह सकता हूं
मोमेंटम ऑफ फोटोन को आप लोग इस फॉर्म में, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों फॉर्म लिखना लिख सकते हो, इसमें किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको? याद रहेगा? वापस से समझो, लाइट जिसको हम रेडिएशन कह रहे हैं, इसका डुअल नेचर है, एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर। वेव नेचर के बारे में ईएम वेव चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसका जो पार्टिकल नेचर है लाइट का, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जा रहा है। और उस पार्टिकल को हम लोग कहते हैं दोस्तों फोटोन। फोटोन की कितनी एनर्जी होती, कितना मोमेंटम होता है, ये मैंने भी आपको समझा दिया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं फोटोन की क्या होती है। तो याद रखना, लाइट के पार्टिकल को कहा जाता है दोस्तों फोटोन। साथ में फोटोन एक्चुअल में ट्रेवल करता है लाइट की स्पीड के बराबर। ऑब्वियस सी बात है, लाइट का पार्टिकल है तो उसी स्पीड में ट्रेवल करेगा। लाइट एक्चुअल में, सॉरी, जो फोटोन है एक्चुअल में ये टोटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इन नेचर। एग्जाम में कई बार आता है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन में कि जो फोटोन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि नहीं है, तो एक्चुअल में होता है। साथ ही साथ इसके पास डेफिनेट एनर्जी और मोमेंटम देखने को मिलता है। साथ में एक और पॉइंट याद रखना कि इसके पास टोटल एनर्जी और मोमेंटम एक्चुअल में कांस्टेंट रहते हैं। जब भी ये किसी से कोलाइड होता है, मैं कह सकता हूँ किसी मटेरियल पार्टिकल से जब ये कोलाइड होता है, उस दौरान इसका एनर्जी और मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। समझ गए? साथ में याद रखना, जैसे जैसे मैं रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होने लग जाएंगे। रेडिएशन ऑफ एनर्जी मतलब, अरे लाइट जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा, कम करूंगा, जैसे रिंग लाइट आपके पास है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं गोरी नहीं दिख रही हूँ, तो रिंग लाइट को और ज़्यादा तेज़ कर दिए तो उससे होगा क्या, लाइट के पार्टिकल्स फोटॉन आपके मुंह पे पड़ेंगे और आप चमकती हुई दिखोगी। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन नंबर ऑफ फोटॉन भी इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, एनर्जी ऑफ ईच प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन बोल रहा हूँ, फोटॉन सेम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाए तो फोटोन के अंदर की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाए, नहीं, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो सकते हैं जब आप लोग रेडिएशन को इंक्रीज करते हो। तो समझ में आया? हाँ जी, इसके अंदर काफी सारे ग्राफ्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अभी के लिए तो याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि अभी इतना लास्ट मोमेंट है, कितना आप लोग समझने की कोशिश करोगे। वैसे यही समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी में क्या हो रहा है तो कितनी चीज़ें याद करोगे यार। अभी समझ लो यार, 10 दिन बचा हुआ, 10 दिन के हिसाब से दिमाग के अंदर सेट कर लेना, बना बना के प्रैक्टिस कर लेना, है ना। समझने गए तो फिर साल पड़ा था, उसके लिए फिर नया सेशन आना पड़ेगा। चलिए, हाँ जी, अगले एक टॉपिक की बात करते हैं। सब टॉपिक है, इसके थ्रू अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आएगा। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को कैसे आप निकाल सकते हो, एमिट कैसे कर सकते हो किसी भी मेटालिक सरफेस से। तो याद रखना दोस्तों, मान लो ये मेटल है, मेटल के अंदर करोड़ों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप लोग को मेटल सरफेस से इजेक्ट करना है, बाहर निकालना है, तो उसको निकालने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो उस तरीके में जो सबसे पहला तरीका है उसे कहा जाता है थर्मियोनिक एमिशन। इसमें करा क्या जाता है, जो मेटल रहता है दोस्तों, इसको आग लगा दी जाती है, मेटल को गर्म कर दो, खूब गर्म कर दो, तो इससे सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं उसके, ठीक है। दूसरा मेथड होता है फील्ड एमिशन, मतलब ये मेटल है, इसको आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मालूम है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव की तरफ अपने आप खींचे चले जाएंगे और मेटल सरफेस छोड़ देंगे। ऐसे करके भी आप लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। तीसरा मेथड होता है दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल सरफेस लिए और उसमें हम लोगों ने लाइट को इंसिडेंट करवाए। ये लाइट की एनर्जी एक्चुअल में E विच इज इक्वल टू एच म्यू के बराबर होनी चाहिए। अगर ये इसके बराबर होगी, साथ ही साथ हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ की लाइट आप लोग को, सॉरी इसमें आप लोग को हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ की लाइट अगर होगी, तब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। क्या कहा, एक सेकंड, मैंने कहा हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ की अगर लाइट को किसी मेटालिक सरफेस में फॉल कराते हो, जैसे इसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको आप लोग मतलब लाइट को इसमें फॉल कराते हो तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़कर निकल जाएंगे। समझ में आया? इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ऐसे टाइप का फिनोमिना जहां पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है फ्रॉम द मेटल सरफेस, जब लाइट एक्चुअल में इस पे फॉल कराया जाए विद द सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ। कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ सकते हो। अब आप कहोगे कि भैया जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इस इफेक्ट के साथ, उस फोटोन का, सॉरी उस इलेक्ट्रॉन का कुछ नाम दिया गया, तो याद रखना उस इलेक्ट्रॉन को एक स्पेशल नाम से हम लोग जानते हैं, वो है दोस्तों फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं लाइट फॉल होने से, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी पे। जितना स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन आप लोग को निकलते हुए देखने को मिलने वाले। किसी को भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ तक के, आई होप यहाँ तक के सारी चीजें क्लियर है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल फैज भाई, आई होप क्लियर है। देखो ना, यहाँ से हम लोगों ने चेक करे थे, ध्यान से देखो। देखो, अगर हम, मैंने पहले कहा कि अगर हाई एनर्जी की लाइट प्रोवाइड करते हो
तो इससे हमें समझ में आया कि भाई फ्रीक्वेंसी भी हाई होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वेवलेंथ एक्चुअल में लो होगी। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? तो अगर हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ लो ही देखने को मिलेगी। कंफ्यूज तो नहीं हो? बहुत बढ़िया। तो ये 3 तरीका आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया, किसके थ्रू, सॉरी इनके थ्रू आप लोग इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकते हो उस मेटल सरफेस के थ्रू। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से यहाँ तक के। अब आगे बात करते हैं। वही चीज़ लिखी हुई है कि जब आप लाइट को फॉल कराते हो जिसकी हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ की लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाएंगे उस मेटल सरफेस से। उन इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस कंप्लीट ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस दौरान पे जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में निकल रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उस दौरान पे करंट भी तो मूव हो जा रहा होगा ना। अरे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट दौड़ता है। तो इस प्रोसेस में जो एक्चुअल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, उस करंट को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए? आई होप क्लियर हुआ। बहुत बढ़िया। एग्जामिनेशन में कई बार आ सकता है कि चलो मेटल सरफेस तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है कि मेटल पे लाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्या नॉन मेटल एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है? करता है, लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक की, ठीक है ना। जैसे लिक्विड गैस, ये भी एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट तक के। जैसे मेटल करता है वैसा नहीं। आई होप क्लियर हुआ। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सा टॉपिक है, ध्यान से देखना। मान लेते हैं ये मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। अब ध्यान से देखना, जब आप इसमें लाइट प्रोवाइड करते हो तो कोई ना कोई मिनिमम अमाउंट की एनर्जी तो चाहिए ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। मान लो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी अगर आप उसको नहीं प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो आखिर वो कौन सी मिनिमम अमाउंट की एनर्जी है जिसको लेकर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ देता है? उस एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग फाई या कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या है? वो मिनिमम एनर्जी जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़कर जा सकता है। इसको मेजर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको मेजर करते हैं। दोस्तों याद रखना, ये एक्चुअल में डिफरेंट मेटल के सरफेस के अकॉर्डिंग डिफर कर सकता है, मटेरियल के अकॉर्डिंग डिफर कर सकता है, ठीक है। ये एक्चुअल में डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग इन दी टेम्परेचर। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअल में 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यार बताओ कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका लोएस्ट आप लोग को वर्क फंक्शन देखने को मिलता है? तो वो होता है KCm, ठीक है। कितना होता है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऐसा मेटल होता है जिसके अंदर हाईएस्ट आप लोग को देखने को मिलता है? तो वो प्लेटिनियम होता है। 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसका वर्क फंक्शन होता है। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो एग्जांपल के तौर पे ये आप लोग का प्लेटिनम है सॉरी, और जो एनर्जी आपने प्रोवाइड करें एग्जांपल के तौर पे वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या इलेक्ट्रॉन अपने मेटल सरफेस को छोड़कर जाएगा? यस और नो में आंसर कर दो। अगर तुमने कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा, तुम्हें समझ में आ गया वर्क फंक्शन क्या है। मान लो ये प्लैटिनम है और उसमें आपने जो एनर्जी प्रोवाइड करे हो लाइट का, फॉल करा है उस मेटल सरफेस पे, उसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। उसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। तो आपको क्या लगता है कि उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे? इलेक्ट्रॉन लिबरेट होने के लिए मिनिमम अमाउंट की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और अभी हमने समझे कि प्लेटिनम को मिनिमम अमाउंट की एनर्जी इतनी चाहिए ही चाहिए, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर उससे कम प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ही नहीं। तो हर एक मेटल सरफेस को मिनिमम अमाउंट की एनर्जी चाहिए, तभी वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ठीक है। तो उस एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। इट इज अ मिनिमम अमाउंट की एनर्जी जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ के जा सकता है। क्लियर गाइस? अब मिनिमम अमाउंट की एनर्जी तो समझ में आ गई। सेम ऐसी क्या मिनिमम अमाउंट की फ्रीक्वेंसी भी होती है? जी हाँ, वो मिनिमम अमाउंट की फ्रीक्वेंसी जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाए उसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या कहा जाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी तक के हमने क्या समझे थे? अभी हमने समझे मोटा मोटी कि एक ऐसे टाइप का एमिशन होता है जिसमें लाइट फॉल कराने से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाते, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ था उसको प्रूफ करके दिखाओ। तो पहले मैं बड़ा वाला डायग्राम बनाने से पहले आपको नॉर्मल वाला डायग्राम बना के दिखाता हूं। भैया वर्क फंक्शन में क्या डिफरेंस है? वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम अमाउंट की एनर्जी मींस वर्क फंक्शन, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम अमाउंट की फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये मिनिमम अमाउंट की फ्रीक्वेंसी और मिनिमम अमाउंट की एनर्जी की क्यों जरूरत पड़ रही है? इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कराने के लिए।
समझ में आया फैज भाई? हाँ जी, जिसका सिलेबस हो गया वो मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे, बिल्कुल सच बात है। चलो आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है दोस्तों, इसको मैं बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं पहले, फिर ना प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे और उसके थ्रू समझने की इसको कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, एक वायर का इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर ले रहा हूं। दिख रहा है सबको? इस तरीके से मैंने एक वायर का कंस्ट्रक्शन कर लिया, दिख रहा है? ये बैटरी का पॉजिटिव, अरे तेरी तो दोस्तों एक सेकंड देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड, ये बैटरी का नेगेटिव एंड। आई होप यहां तक क्लियर है। ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिल रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, दो प्लेट यहाँ पे कनेक्ट कर दी, एक प्लेट यहाँ पे और एक नॉर्मल प्लेट यहाँ पे, ठीक है? ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। नहीं यार, एक काम करते हैं, इसको और इजीएस्ट वे में समझते हैं। एक काम करते हैं, अभी मुझे एक बात बताओ, अभी ये कनेक्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके वजह से क्या करंट दौड़ते हुए आप लोग को देखने को मिलेगा? आप कहोगे हाँ भैया, करंट यहाँ पे मुझे दौड़ते हुए देखने को जरूर मिलने वाला है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यार? प्लीज बताना, क्या करंट आपको दौड़ते हुए देखने को मिलेगा? क्या करंट आपको दौड़ते हुए देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी सर्किट कनेक्टेड है, बिल्कुल दिखेगा। बैटरी ऑन करोगे, करंट दौड़ने लग जाएगा। मान लो मैंने सर्किट को तोड़ दिया, बताओ क्या करंट अब दौड़ेगा? आप बोलोगे भैया नहीं, सर्किट ब्रेक हो चुका है, करंट अब नहीं दौड़ने वाला है। मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे दो प्लेट यूज करूंगा। एक यहां पे प्लेट यूज कर लिया और एक प्लेट मैंने यहां पे यूज कर लिया, ये ब्लू कलर की, ठीक है ना? ब्लू कलर वाली प्लेट पे ध्यान देना ज्यादा, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करते हैं? वो करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन से। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तभी करंट दौड़ेगा। तो मुझे एक बात बताना, अभी क्या करंट दौड़ पा रहा है? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, यहीं पर रुक जा रहे हैं। क्या करंट मूव हो रहा है? नहीं। अगर करंट दौड़ाना है तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को पॉसिबल कराना जरूरी है। एग्री करते हो? किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट दौड़ता है। तो अभी देखो सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? तो मैंने क्या करा, ये जो ब्लू वाली प्लेट है ना, ये लिया फोटो सेंसिटिव प्लेट। कैसी प्लेट? फोटो सेंसिटिव प्लेट। अगर मैं इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पे रेडिएशन को इंसिडेंट करता हूं, ऐसे टाइप का रेडिएशन जिसके अंदर हाई एनर्जी, हाई फ्रिक्वेंसी और लो वेवलेंथ की लाइट आप लोग को फॉल होते हुए देखने को मिलने वाली इस फोटो सेंसिटिव प्लेट में, तो मुझे बताओ क्या होगा? सोच के आंसर करना। अगर ये एक्चुअल में फोटो सेंसिटिव प्लेट है तो जैसे ही लाइट फॉल कराओगे, इसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं, जैसे ही लाइट फॉल कराओगे तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करने लग जाएंगे। मुझे एक बात बताना, जो पहले एक सर्किट ब्रेक हो चुका था फोटो सेंसिटिव प्लेट यहां कनेक्ट करने की वजह से, जैसे ही लाइट फॉल कराए तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया, तो मुझे एक बात बताना, क्या सर्किट कनेक्ट हो जाएगा? क्या करंट दौड़ने लग जाएगा? यस और नो पे आंसर करो। क्या आपको करंट दौड़ते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगा इस फोटो सेंसिटिव प्लेट की वजह से? एग्री करते हो, हाँ या ना? तो क्या करंट अब यहाँ पे दौड़ने लग जाएगा पूरे सर्किट में? बिल्कुल दौड़ने लग जाएगा। सेम इसी केस के तौर पे अब हम लोग एक नया तरीका आजमाने वाले हैं, ठीक है? सेम इसी तरीके से एक नए केस को अब हम लोग आजमाने वाले हैं। ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने वाला हूं, एक प्लेट लूंगा, ये इस प्लेट का नाम मैंने दिया सी। सी प्लेट एक्चुअल में फोटो सेंसिटिव प्लेट है। और एक प्लेट लिया जिसका नाम है ए। ए प्लेट एक्चुअल में कलेक्टर प्लेट, ठीक है? इसको मैंने एक, मैं कह सकता हूं ग्लास ट्यूब के अंदर कर दिया। देखो ये पूरा कनेक्शन जो है ना दोस्तों, इसको मैंने ग्लास ट्यूब के अंदर रख दिया। किसके अंदर रख दिया? एक ग्लास ट्यूब के अंदर रख दिया। ऐसा ग्लास ट्यूब जो कि कहीं से भी मतलब मैं कह सकता हूं खुला हुआ नहीं है। खुला हुआ है ना, कहां से? इस जगह से। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक्चुअल में ये जो सी प्लेट है, सी प्लेट एक्चुअल में फोटो सेंसिटिव है, ठीक है? तो जैसे ही आप इस पे लाइट फॉल कराओगे, जैसे मान लो ये लाइट है यहां से, ठीक है? तो जैसे ही आप इस पे लाइट फॉल कराओगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करने लग जाएंगे। ये चीज प्रूफ करने वाले हैं। देखो इसके कंस्ट्रक्शन को मैंने थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश किया। मैंने क्या करा, यहां से इसको कनेक्ट किया, फिर इधर लेकर गया, फिर इधर लेकर गया। अब एक्चुअल डायग्राम के अंदर क्या किया जाता है, इतना आसानी से इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं कर दिया जाता है, थोड़ी कथा कहानी की जाती है। किस तरीके से? ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों एक कम्यूटेटर। क्या कहते हैं इसको? ये कम्यूटेटर ना एक्चुअल में करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, समझ लो एक किस्म से फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, ठीक है? इस तरीके से उसको बनाया जाता है। अब क्या भैया ऐसे ही एग्जाम में बनाना है? जी हाँ, पूरा ऐसे ही बनाना है। इस बीच में आपको एक वोल्ट मीटर यूज करना है वोल्टेज को पता करने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोग को इस जगह पे एक्चुअल में एक माइक्रोमीटर यूज करना है। माइक्रोमीटर इसलिए यूज किया जाने वाला है क्योंकि छोटा सा जो करंट प्रोड्यूस होगा इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, उसको पता करने के लिए, ठीक है? साथ में ये कनेक्शन जो है एक रियोस्टेट से कनेक्टेड है और अल्टीमेटली
बैटरी से कनेक्ट होते हुए आप लोग को देखने को मिल रहा है। आपका दिमाग घूम गया होगा भैया बैटरी का ये पॉजिटिव एंड है, यहाँ से करंट गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो मतलब यहाँ पे करंट दौड़ना चाहिए, है ना, और इस तरफ से इलेक्ट्रॉन दौड़ना चाहिए। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, लेकिन याद रखो यहाँ कम्यूटेटर लगा हुआ है, ये डायरेक्शन बदल दे रहा है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आप लोग को मैं कह सकता हूँ जो आपके दिमाग में पहले चला, आपके दिमाग में चला कि करंट इस तरफ दौड़ते हुए देखने को मिलना चाहिए था और इलेक्ट्रॉन इस तरफ, है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करते हुए देखने को मिलेगा और करंट इस तरफ। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटर ने करंट के डायरेक्शन को बदल दिया। यहाँ पे वोल्ट मीटर यूज हुआ है सो दैट वोल्टेज में अगर कोई चेंजेस आता है तो वो पता कर सके। साथ में यहाँ पे माइक्रोमीटर हम लोगों ने यूज करे, जो छोटे से छोटा करंट जो यहाँ पे दौड़ते हुए देखने को मिलेगा उसको पता करने के लिए। हम लोग को करना क्या है, ये डायग्राम हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग क्या करने वाले, देखो अभी तो सर्किट डिस्कनेक्टेड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा रहा है। ये तब प्रूफ हो सकता है जब इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो और ये कंप्लीट सर्किट के अंदर करंट दौड़ने लग जाए। अगर ये हुआ तो हम ये मान लेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में पॉसिबल है। तो हमने क्या करें, लाइट फॉल कराए इस फोटो सेंसिटिव प्लेट के अंदर। तो हमने ऑब्जर्व करें कि इस फोटो सेंसिटिव प्लेट ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करना शुरू किया इस तरफ। किस तरफ, प्लेट ए के तरफ। प्लेट ए है एक्चुअल में, प्लेट ए है एक्चुअल में कलेक्टर प्लेट जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करती है फ्रॉम फोटो सेंसिटिव प्लेट से। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो उसको अपने तरफ बुलाएगी, आ जा बेटा आ जा, मतलब एक किस्म से पॉजिटिव प्लेट की तरह यूज हो रही है। तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करने लग जाएंगे। एक्चुअल में हुआ क्या, इस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला जैसी लाइट आप फॉल कराते हो तो कलेक्टर प्लेट नहीं, कंफ्यूज यही होंगे, सी मतलब कलेक्टर प्लेट नहीं, सी मतलब फोटो सेंसिटिव प्लेट। ये जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगी और इसके अंदर एक करंट दौड़ने लग जाएगा। कौन सा करंट, फोटो करंट, जिसको हम लोगों ने मेजर करे कहां से, माइक्रोमीटर के थ्रू। तो ऐसे करके इसके अंदर हम लोगों ने करंट का मूवमेंट देखे ड्यू टू फोटो सेंसिटिविटी नेचर शो करने के वजह से। यहां से प्रूफ हो गया, यहां भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का कुछ एक्चुअल में होता है। हाँ या ना, समझ में आया। चलो तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को क्या क्या पता चला, क्या क्या चीजें कंक्लूड हुई, एक एक करके समझ लेते हैं अच्छे से। आई होप दिख रहा है, हाँ जी। वो जो फिगर आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखे वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दोस्तों। उसके अंदर हम लोगों ने करे क्या थे, एक ऐसा सेटअप बनाए थे जहां पे एक्चुअल में एक कॉर्ड्स का आपको ट्यूब दिख रहा था, ये ग्लास दिख रहा था, जिसके अंदर फोटो सेंसिटिव प्लेट एक्चुअल में इनक्लोज थी एमिटर प्लेट के तौर पे। एमिटर प्लेट मतलब ऐसी प्लेट जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रही हो, जिसको हम लोगों ने सी से नाम दिए थे। वो एक्चुअल में फोटो सेंसिटिव प्लेट थी। और एक प्लेट यूज करे थे मेटल की, जो थी प्लेट ए, जिसका नाम था कलेक्टर प्लेट। हो क्या रहा था, कॉर्ड्स की एक विंडो थी छोटी सी, ये दिख रही, ये एक्चुअल में कॉर्ड्स की विंडो है। यहां से आप लोगों ने लाइट को फॉल कराया, लाइट को एक्चुअल में वहां से फॉल कराया। तो हुआ क्या, जैसे ही लाइट वहां से फॉल कराया गया तो वो फोटो सेंसिटिव प्लेट पे गया, सी प्लेट के अंदर। तो हुआ क्या, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे प्लेट सी के, वो सारे के सारे एमिट होने लग गए ड्यू टू फोटो सेंसिटिविटी होने के वजह से। लाइट फॉल हुआ ना, इसलिए ऐसा हुआ। बताना जरा कैसा लाइट फॉल हुआ, हाई एनर्जी, हाई फ्रिक्वेंसी, लो वेवलेंथ का लाइट। जैसे ही फॉल हुआ तो सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो गए टुवर्ड ए प्लेट। इस दौरान आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे प्लेट ए जो है ये पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू एमिटर प्लेट के। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो गए। किसके तरफ, इसके तरफ। अगर ये पॉजिटिव रही होगी तभी तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो इस वजह से हम लोगों को एक किस्म से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा, जिसकी वजह से हमें एक फोटो करंट प्रोड्यूस होते हुए यहाँ पे देखने को मिला होगा। अल्टीमेटली फोटो करंट यहाँ पे, या मैं कह सकता हूँ मोटा मोटी इलेक्ट्रिक करंट दौड़ते हुए आप लोग को सर्किट में देखने को मिला। और मैं कह सकता हूँ कि जो सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ होगा एमिटर प्लेट के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के वजह से, उसको हम लोगों ने मेजर कर लिए इस वोल्टमीटर से। और जो करंट यहाँ दौड़ते हुए देखने को मिला होगा ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, उसको हम लोगों ने मेजर कर लिए माइक्रो एमीटर से। इस एक्सपेरिमेंट में क्या कंक्लूड हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने ये समझे कि फोटो करंट जो दौड़ रहा है, देखो फोटो करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव किया मतलब फोटो करंट दौड़ा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर करंट दौड़ा। तो ये जो फोटो करंट या जो करंट दौड़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, ये किस किस चीज पे वेरी कर रहा है, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे। जितना ज्यादा लाइट, जितना हाई इंटेंसिटी का लाइट प्रोवाइड करोगे, उतना ज्यादा आपको फोटो करंट दौड़ते हुए देखने को मिलेगा। दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी और ए प्लेट के बीच में भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ फोटो सेंसिटिव प्लेट के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, उसका नेचर कैसा है। समझ में आया? तो ये 4 पॉइंटर्स याद होने चाहिए आप सभी लोगों को। इस पे डिपेंड करता है फोटो करंट। आई होप क्लियर हुआ सबको, यहां तक के समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या क्या चीजें से और कंक्लूड ही एक एक करके देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था आप लोग को, लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे फोटो करंट में चेंजेस आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो एक्चुअल में जो फोटो करंट है वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल फिक्स रहता है, ये याद रखना। देखो
कुछ इस तरीके का आपको एक ग्राफ बनाना है। इस तरफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट लेना है, इस तरफ फोटो करंट लेना है। इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म का आपको बनते हुए देखने को मिलता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या नेचर होता है, तो ये बना के दिखाना पड़ेगा। दूसरी चीज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब देखो ये मैं बना के ना प्रॉपर वे में आप लोग को एक अच्छे से समझा देता हूँ उसको, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। मेरे बैकग्राउंड में आप लोग को नॉइस आ रहा है क्या दोस्तों? अगर थोड़ा बहुत अगर नॉइस आ रहा होगा ना तो मुझे माफ करना यार, क्योंकि मेरे घर के बाजू में ना शादी चल रही है और शायद वो बारात लेकर वापस आ चुके हैं दुल्हन को लेकर तो हो सकता है कि आज थोड़ा डिंका चिक्का चल रहा है, ठीक है? अगर आ रही होगी तो, वैसे तो नहीं आ रही होगी, बड़ा महंगा माइक लिया हो मैंने आप लोग की मतलब सपोर्ट के वजह से, ठीक है? अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो यार थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ठीक है? आपकी दुल्हन कब आएगी? बहुत जल्दी आएगी यार। आप लोग ढेर सारी दुआएं करें कि मेरी दुल्हन भी बहुत जल्दी आएगी कब आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने डायग्राम देखे थे, ये जो था एरिया, कौन सा, ध्यान से देखो, एक सेकंड, कहाँ चला गया? ये सिर्फ इतना सा पोर्शन मैं अलग से बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। सिर्फ उतने से पोर्शन को मैं अलग से बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। सिर्फ उतने से पोर्शन को मैं अलग से बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने अलग से बना दिया। सिर्फ उतने से ही पोर्शन को बनाया हूँ, ठीक है? सिर्फ इतने से ही पोर्शन को। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ये सी है आप लोग का, ये ए है, ये लाइट फॉल होते हुए दिखेगा। इसका मैं 2 डायग्राम बना लेता हूँ, जिससे कि क्या है ना, कंप्लीटली समझ में आ जाए। मैं ये सोच रहा हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, चलो ध्यान से देखो। तो 2 डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया हूँ। अब ध्यान से देखना, बहुत इजी पीजी है। इसके साथ साथ मैं ग्राफ भी बना रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है? इस तरीके का एक ग्राफ बना दिया मैंने। थोड़ा साफ सुथरा बना दो भैया, शर्म कर लो, सॉरी। मैं एक साफ सुथरा ग्राफ भी यहाँ पे बना देता हूँ, देखते हुए चलना। कुछ इस तरीके से मैंने एक इंपॉर्टेंट सा ग्राफ बना दिया। अब ध्यान से देखना, एक एक चीजों को, एक एक चीज जो मैं लिख रहा हूँ। ऊपर जो दिख रहा है ना, ये है फोटो करंट। सेम ऐसे ही इधर भी फोटो करंट, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोग को कलेक्टर प्लेट, मान लो मोटा मोटी, एक काम करो, इतना भी मत करो, यहाँ पर अल्टीमेटली लिख लो पोटेंशियल। सेम ऐसे इस तरह में आपको पोटेंशियल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, इस तरह में, ठीक है? इस तरह में रिवर्स होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? रिटार्डिंग पोटेंशियल, ठीक है? मतलब रिटार्डिंग मतलब जो नेगेटिव होने लग जाता है पोटेंशियल, ठीक है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो? रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब जो एक किस्म से ड्रॉप होते हुए पोटेंशियल आप लोग को देखने को मिलता है, उसको रिटार्डिंग पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखना, बहुत इजी पीजी है, अच्छे से समझोगे तो सारी चीजें क्लियर है। देखो होगा क्या, आप लोगों ने हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी, लो वेवलेंथ की लाइट फॉल करे, तो हुआ क्या? अगर ये एनोड प्लेट पॉजिटिव है तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन यहां से लिबरेट होकर इधर जाने लग जाएंगे। एग्री करते हो? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने लग जाएंगे। एग्री करते हो? तो ग्राफ कैसे बनेगा? मान लो पहले पोटेंशियल आपका ड्रॉप रहा होगा, अब क्या हुआ? जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव हुए, तो मैं ये कह सकता हूं फोटो करंट दौड़ते हुए देखने को मिला होगा और पोटेंशियल इंक्रीज हुआ होगा। देखो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इंक्रीज हुआ, फोटो करंट भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। लेकिन एक टाइम पे क्या होगा? सारे के सारे इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएंगे। उस दौरान तो फिर ना तो इलेक्ट्रॉन बढ़ पाएगा ना घट पाएगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टेबल हो जाएगा। तो जो करंट ग्रेजुअली बढ़ रहा था पहले, जैसे देखो पोटेंशियल के साथ साथ जो करंट बढ़ रहा था ग्रेजुअली, अब क्या होगा? वो करंट आप लोग को सैचुरेट होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। हमने क्या करे, अलग अलग मतलब वैल्यू पे चेक करे। हम लोगों ने दूसरी वैल्यू पे दूसरा मटेरियल लेकर देखे, तो उसमें भी हम लोगों को कुछ ऐसे दिखा। जैसे जैसे यहाँ पे आप लोगों ने लाइट को फॉल कराए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू करे, तो करंट भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। लेकिन उसमें भी क्या हुआ? एक टाइम पे सारे इलेक्ट्रॉन सी से ए की तरफ चले गए और फिर करंट आपको सैचुरेट होते हुए देखने को मिल गया। एक और केस ऐसे ही देखे जहां पे दूसरा मटेरियल लेकर है, उसके लिए भी हमने देखे करंट बड़ा बड़ा बड़ा, फिर आके आके सैचुरेट हो गया। तो इससे हमें समझ में आया कि अल्टीमेटली अगर कलेक्टर प्लेट मतलब ए प्लेट पॉजिटिव है तो कुछ इस तरीके का नेचर आप लोग को देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो आप लोग को देखने को मिल रहा है ना, ये सभी का सभी है सैचुरेटेड करंट। सैचुरेटेड करंट कब प्रोड्यूस होता है? जब सारे इलेक्ट्रॉन एमीटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट के पास रीच कर जाए। उस दौरान ना तो इलेक्ट्रॉन अब इससे ज्यादा बढ़ पा रहे हैं ना कुछ हो पा रहे हैं। अब क्या हो गया? अल्टीमेटली स्टेबल हो गई सारी चीज। उस दौरान जो करंट आपको स्टेबल फॉर्म में देखने को मिलता है उसे कहते हैं सैचुरेटेड करंट। अब अगला केस देखते हैं। इस बार ना मैं ये जो कलेक्टर प्लेट थी इसको नेगेटिव ले लेता हूं, तो होगा क्या? जैसे जैसे आप यहां से हाई एनर्जी, लो वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल कराओगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना शुरू करेंगे इधर, है ना? लेकिन ध्यान से देखो इधर नेगेटिव है, तो होगा क्या? ये सारे इलेक्ट्रॉन रिवर्स होकर अपोजिट जाने की कोशिश करेंगे। तो जो जैसे देखो अभी क्या हुआ था, सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे, करंट बढ़ गया, देखो कुछ इस तरीके से सैचुरेट हो गया। अब क्या होगा? उल्टा होना शुरू हो जाएगा। देखो पहले इधर से इधर हुआ, अब उल्टा होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो करंट पहले दौड़ रहा था, अब आपने इस प्लेट को नेगेटिव कर दिया, तो जो करंट दौड़ रहा था वो ना होते हुए अब इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का रिवर्स डायरेक्शन हो गया, करंट फ्लो नहीं हुआ, तो हुआ क्या अल्टीमेटली इस तरीके का अपोजिट आप लोग को रिटार्डिंग पोटेंशियल होते हुए देखने को मिला। अलग अलग केस के लिए हम लोगों ने देखे, अलग अलग मटेरियल के लिए, तो कुछ इस तरीके से अलग अलग रिटार्डिंग पोटेंशियल पे वैल्यू ड्रॉप होते हुए आप लोग को देखने को मिल। समझ में आया? इसमें इस तरफ ऐसे बढ़ रहा है, इसमें उल्टा आते हुए आप लोग को देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब सी से प्लेट के इलेक्ट्रॉन ए के पास ना जा पाए तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन सारे रिवर्स हो जाते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, या मैं कह सकता हूं रिटार्ड होने लग जाता है कुछ इस वे में। तो ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसी के बारे में दोस्तों यहाँ पे आप लोग को चीजें समझाई गई। तो सैचुरेटेड करंट क्या होता है? जब सारे फोटो इलेक्ट्रॉन रीच कर जाए प्लेट ए के पास तो उस दौरान करंट मैक्सिमम हो जाता है, ना बढ़ पाता ना घट पाता है। उस दौरान जो आप लोग को करंट दौड़ने को मिलता है, देखने को मिलता है, उसे कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड करंट। जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये आप लोग को भैया ये चैप्टर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, डेरिवेशन में मेन सारी चक्कर में। हाँ होता है यार, क्योंकि ये थ्योरी वाला हो गया ना, एकदम से वो क्रेज थोड़ा सा खत्म हो गया डेरिवेशन सॉल्व करने का। बेसिक थ्योरी टाइप का पोर्शन है, तो अच्छे से समझते हुए चलो, ठीक है। तो सैचुरेशन करंट के बारे में मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सब लोगों को, प्लीज एक बार बताना। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो इतनी है, EV0, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ हाफ mv² मैक्सिमम। या m है फोटोन का मास, फोटो इलेक्ट्रॉन का मास, v मैक्स है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दैट एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। सैचुरेटेड करंट के बारे में बता दिया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो करंट व्हेन ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द एमिटर प्लेट रीच टू द कलेक्टर प्लेट। अगला होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो आपको प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलता है जब फोटो करंट एक्चुअल में स्टॉप हो जाए। कब हो जाता है? इस केस में हो जाता है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे आया ना, इस दौरान पे रिटार्डिंग पोटेंशियल इस तरीके से देखने को मिलता है और इस पोटेंशियल को कहा जाता है दोस्तों स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इसे कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट फॉर विच फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप, या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाए, उस दौरान उस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, फिर कट ऑफ पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। तो जो अभी हम लोगों ने ग्राफ देखे उससे क्या क्या चीजें सीखे दोस्तों, एक बार यहां से देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो एक्चुअल में डिफरेंट देखने को मिलती है फॉर डिफरेंट रेडिएशन के लिए, अगर उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो, ठीक है ना। बट सैचुरेशन करंट कांस्टेंट रहता है, देखे ना अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, देखो अलग अलग, लेकिन सैचुरेशन करंट यहाँ पे कांस्टेंट, सैचुरेशन करंट आप लोगों को कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव देखने को मिलेगी उसके लिए जिसके पास हाई फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है उस इंसिडेंट रेडिएशन की। मैं जानता हूं थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज हो रहा होगा, लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हो शांत दिमाग से समझने की कोशिश करो। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ग्रेटर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, जितना हाई लाइट प्रोवाइड करोगे उतना हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए देखने को मिलेंगे। जिस स्पीड के साथ, जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी है। तो सीधी बात है, जितना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन प्रोवाइड करोगे उतना हाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। समझ में आया? देयरफॉर ग्रेटर रिटार्डिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप दी कंप्लीटली। अगर उसको कंप्लीटली रोकना है, मतलब देखो लाइट आया इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, लाइट आया इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, उस मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करना है तो बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेटर वैल्यू वाले स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, तभी इसको आप कंप्लीटली रोक सकते हो, ठीक है। जो अभी थोड़ी देर पहले देखे। जो सैचुरेशन करंट है दोस्तों, इसकी वैल्यू एक्चुअल में डिपेंड करती है इंसिडेंट रेडिएशन पे, लेकिन इंडिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। निहायत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए यहाँ पे, इसी पे ही आपके कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बन जाएंगे और अच्छे को सॉल्व करना है, अच्छे को समझ में नहीं आएगा। ये चीज समझ में आया? क्योंकि आप लोगों ने पढ़े नहीं, ऊपर से पढ़ के चलेगा। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 1 मिनट का टाइम निकालो और इस पूरे पॉइंट को पढ़ो, अभी कभी अपनी लैंग्वेज में जल्दी रिपीट करके पढ़ो। हाँ जी, एक छोटा सा आप लोग का ग्राफ है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि मान लो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में बनाओ। अगर डिफरेंट टाइप के मटेरियल है तो किस तरीके का ग्राफ बन रहा है, ये एग्जामिनेशन में कभी कभार पूछ लेता है, प्लीज़ इसको एक बार देख लेना, ठीक है। इसके अलावा एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ लो, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है तो बता देता हूँ। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको कट ऑफ पोटेंशियल के नाम फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। अगला टॉपिक है आप लोग का दोस्तों, वो है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस क्या होती है। बहुत बेसिक टॉपिक है, ध्यान से देखना। मान लेते मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है उस इलेक्ट्रॉन की जो एक्चुअल में मेटल से इजेक्ट होकर भाग रहा है, लिबरेट हो रहा है, मूव कर रहा है उस दौरान। तो कितनी होती है एनर्जी? इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू E-phi। E क्या होता है दोस्तों? E होता है एच म्यू। आप अगर चाहो तो E की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, एच म्यू। फाई क्या है दोस्तों?
फाई एक्चुअल में एनर्जी जो होती है उसकी वैल्यू होगी एच म्यू नॉट, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आप लोग एच म्यू नॉट पुट कर दो। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है शुरू में ही मैंने आपको बताया था ईवी, तो ईवी की वैल्यू पुट कर दो। तो ये इक्वेशन आप लोग को बनते हुए देखने को मिल सकती है, और करके ई को नीचे पहुंचा दो तो वी के फॉर्म में एच म्यू माइनस ऑफ एच म्यू नॉट अपॉन में ई देखने को मिल सकता है। तो ये भी आपका फॉर्मूला बन सकता है और ऊपर वाला भी आपका एक फॉर्मूला बनते हुए देखने को मिल सकता है। आई होप क्लियर है सबको। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनको याद रखना है, एक ये और इसको भी याद रखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी। यहां तक क्लियर हुआ सबको? बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स बनते हुए आप लोग को देखने को मिलते हैं जो आप लोग को याद करना है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी इतना टाइम है नहीं आपके पास तो ज़्यादा आप लोग को लोड लेना नहीं है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा नॉर्मली ना इन ग्राफ्स को यार अभी के लिए एक किस्म से याद कर लो, ठीक है? अपना ज़्यादा दिमाग ना चलाते हुए अभी ना नॉर्मली इनको याद कर लो क्योंकि एग्जामिनेशन को टाइम ज़्यादा नहीं है। देखो सबसे पहले एक ग्राफ बनता है, वो बनता है फ्रिक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का, जिसको हम लोग वी नॉट के नाम से जानते हैं। आप जानते हो वी नॉट या वी नॉर्मली जो आप लोग चाहो वो लिख सकते हो, वी लिख लो जिससे कंफ्यूज ना हो। वी कैपिटल वी है और स्मॉल वी क्या है? फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी है ये, और ये आप लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है? इनके बीच में ग्राफ बनता है वो भी इस फॉर्मूले के थ्रू जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने निकाले हो, ठीक है? इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है? अगर आप लोगों ने मैथ्स में इक्वेशन पढ़े होंगे y विच इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, तो यहाँ पे देखो m क्या है यहाँ पे, तो m यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे वो है आप लोग का h अपॉन ई। m क्या है? x है, और कंप्लीट पूरी वैल्यू c है, ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ कन्फ्यूजन हो सकता है। अभी के लिए नॉर्मली इस ग्राफ को याद कर लो, ज़्यादा आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। ये बन रहा है एक्चुअल में फ्रिक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ठीक है? ऐसे इधर देखो ये ऊपर में स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, ठीक है? ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। आई होप क्लियर है सबको, ठीक है? इस टाइप का एक ग्राफ बनते हुए देखने को मिलने वाला है। टाइम इतना नहीं है, जो ग्राफ बता रहा हूँ उसको रटते हुए चल जाना, अभी के लिए टाइम नहीं है आपके पास इतना। यहाँ पे सेम फ्रिक्वेंसी वर्सेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक ग्राफ बनेगा दोस्तों, तो वो ग्राफ भी आप लोग को लगभग ऐसा ही बनते हुए देखने को मिलता है, फ्रिक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, और ग्राफ बनेगा कुछ इसी फॉर्म में, ठीक है? किस फॉर्मूले के थ्रू? काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू एच म्यू माइनस ऑफ एच म्यू नॉट, इसी के फॉर्म में, ठीक है? ये भी इसी के बिहाफ में बना हुआ है, ठीक है? एक ग्राफ सॉरी गाइस, एक ग्राफ आप लोग को बनते हुए देखने को मिलेगा फ्रिक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट के बीच में, फ्रिक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट के बीच में ये ग्राफ आप लोगों को कुछ ऐसे बनता है। इस तरफ हो गया आपकी फ्रिक्वेंसी, इस तरफ हो गया आप लोग का फोटो करंट। किस तरीके से बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है? और ये वी नॉट, ठीक है? एक और ग्राफ बनता है दोस्तों, वो भी याद रख लो, ये तो आपको याद रखना ही है, थर्ड हो गया। फोर्थ देख लेते हैं, तो फोर्थ बनेगा इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ये ग्राफ बनता है गाइस कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है? इधर पे हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है? एक और ग्राफ बनेगा वो है करंट और टाइम लैग के बीच में। टाइम लैग जिसको स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है तो नहीं बन पाता है कई लोगों से, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहता इसलिए। तो इधर टाइम हो जाएगा आप लोग का और इस तरफ बन जाएगा आप लोग का फोटो करंट। कुछ इस तरीके का ग्राफ बनते हुए आप लोग को देखने को मिलने वाला है। ये जो टाइम लैग है 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन का, सॉरी सेकेंड का रहता है। समझ में आया? अब ये टाइम लैग क्या है बेसिकली? तो ये टाइम लैग मतलब द फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन थे ना दोस्तों, जो फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिख लो, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसको सैचुरेशन वैल्यू बनने के बीच का ये टाइम पीरियड है। आई होप क्लियर है? चलो मतलब देखो यहाँ से जैसे जब बढ़ रहा है पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, उसके बाद सैचुरेशन करंट कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 10⁻⁸ सेकंड के बाद से शुरू होता है, ठीक है? यहाँ से सैचुरेशन करंट शुरू हो जाता है। तो ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। लास्ट टॉपिक है दोस्तों जिसका नाम है वेव नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। तो एक्चुअल में डी ब्रॉगली ने ऑब्जर्व करे कि नेचर में हर चीज़ डुअल नेचर है। जैसे लाइट भी
पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर शो कर रही है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैटर के पास तो एक्चुअल में पार्टिकल नेचर है ही, तो हो सकता है कि मैटर के पास में भी वेव नेचर हो। मैटर मतलब आपके और मेरे पास, मतलब हम सब पार्टिकल तो है, साथ ही साथ हम वेव भी है। देख रहे हो ना मैं वेव, हाय कैसे हो वो जो सिंचन डांस करता है ऐसा ऐसा वाला, उससे वो एक्चुअल में बता रहा है कि वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी है, क्योंकि वो मैटर है। सिंचन भी मैटर है ना, आप भी मैटर हो। आप कहोगे भैया हम सब मैटर है, हम सब पार्टिकल तो है, दिख रहे इतने बड़े पार्टिकल है, लेकिन वेव नेचर हमारा क्यों नहीं शो हो रहा है? हमारा वेव नेचर इसलिए शो नहीं हो पाता है क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े साइज में, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी मैटर के छोटे से साइज को अगर देखोगे, लाइक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आप लोग को पार्टिकल होने के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है, जो कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हुआ है कि हाँ जी ये पॉसिबल है कि मैटर एक्चुअल में वेव नेचर भी शो करता है पार्टिकल नेचर होने के साथ। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में इसलिए ऐसा नहीं दिखता है क्योंकि उस टाइम पे वो नेग्लिजिबल हो जाता है। समझ में आया? तो आप और मैं वेव नेचर है, अगली बार से वेव नेचर की तरह बिहेव करना तो यही डी ब्रॉगली भैया ने आप लोग को यहाँ पे बताने की कोशिश किया। देख लो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डी ब्रॉगली का ऐसा कहना था कि नेचर ना सिमेट्रिकल है, नेचर में हर चीज़ सिमेट्री है। जैसे भैया है तो भाभी है, मतलब अब पता है कि नहीं, अभी नहीं है, लेकिन क्या पता यार तुम लोग की दुआएं रहे तो हो जाए, मतलब समझाने की कोशिश करो। जैसे माइक है तो बोलने वाला भी है समझ रहे हो कि नहीं? दाल है तो रोटी भी है, दाल है तो चावल भी है, सब्जी है तो पूड़ी भी है ना? तो हर चीज़ की सिमेट्री है। तो ऐसे डी ब्रॉगली का कहना था कि दुनिया में हर चीज़ सिमेट्रिकली बना हुआ है। अगर एक चीज़ है तो उसका दूसरा चीज़ भी होगा। जैसे आप लोग को पार्टिकल के अंदर, सॉरी, आप लोग को रेडिएशन के अंदर वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी देखने को मिलता है। तो इनका ऐसा कहना था कि अगर पार्टिकल दो टाइप की नेचर शो कर सकता है, रेडिएशन दो टाइप के नेचर शो कर सकता है, पार्टिकल और वेव, तो सेम मैटर के पास भी तो पार्टिकल नेचर है। तो हो सकता है, पॉसिबल है 101% कि भाई मैटर भी एक्चुअल में वेव नेचर शो करता होगा। समझ में आया? हाँ या ना? लेकिन याद रखना, जो पार्टिकल जो मैटर है दोस्तों, उसका वेवलेंथ ना बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, वो एक्चुअल में मेजरेबल तरह रहता नहीं है। इसलिए हम लोग जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं जो डेली लाइफ में आप लोग देखने को मिलते हैं, आपका लैपटॉप, लाइट, मैं, आप, आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी दोस्त या आपकी एक्स या उसका बॉयफ्रेंड, सॉरी यार मैं ज़्यादा डीप चला गया, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ सबके सब मैटर आप लोग को वेव नेचर के फॉर्म में देखने को मिलता है, लेकिन ये सभी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, तो डेली लाइफ में आप लोग उसका वेव नेचर नहीं देख सकते हो। अगर एक्चुअल में देखना है तो आपको छोटे से छोटे सब एटॉमिक साइज के ऑब्जेक्ट्स को देखना पड़ेगा, लाइक इलेक्ट्रॉन। वो एक्चुअल में आप लोग को डुअल नेचर दिखाते हैं, जैसे एक्चुअल में रेडिएशन दिखाता है। समझ में आया? तो इसी के ऊपर वेव नेचर के बारे में मैटर के डी ब्रॉगली ने अपनी डी ब्रॉगली की वेवलेंथ आप लोग को बताई, वो होती है लैम्डा विच इज इक्वल टू h/p। यहाँ पे जो लैम्डा है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये एट्रीब्यूट करता है उसका वेव नेचर, किसका? मैटर का वेव नेचर, ठीक है। और जो p मोमेंटम है इसका दोस्तों, ये एक्चुअल में उस मैटर का पार्टिकल नेचर को डिनोट करता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एट्रीब्यूट होते हुए देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस लैम्डा विच इज इक्वल टू h/p को दोस्तों हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली का रिलेशन, डी ब्रॉगली रिलेशन, ठीक है। और इस वेवलेंथ को कहा जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आई होप यहाँ तक क्लियर है सब लोग को। एग्जामिनेशन में इसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जाती, क्या पूछी जाती, चलिए देख लेते हैं। तो एग्जामिनेशन में कभी कभार इसकी ना इक्वेशंस को और प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने को पूछा जाता है। अभी आप लोग को मैंने बताया कि देखो, सबसे पहली चीज़ डी ब्रॉगली की वेवलेंथ जो है ना, उसको निकाल के दिखाओ, ये एग्जाम में आता है। तो इसको निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एनर्जी कितनी होती है, वो होती है h म्यू। कहाँ से आई है? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। इस वैल्यू को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, c/λ के फॉर्म में। इक्वेशन नंबर 1 बनाओ। आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग आप जानते हो E विच इज इक्वल टू mc² होता है, हाँ या ना? इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाओ, दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयर बोथ। तो दोस्तों जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो याद रखना hc/λ विच इज इक्वल टू mc² के बराबर जाएगा, और यहाँ पे एक c से एक c कट जाएगा। अल्टीमेटली वैल्यू क्या बनेगी? c/λ विच इज इक्वल टू mc। ध्यान से देखना, लैम्डा को ऊपर लो, mc को नीचे लो, तो लैम्डा विच इज इक्वल टू h/mc हो जाएगा, हाँ है ना? और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है आप लोग का मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या है? मास इंटू वेलोसिटी दिख रहा है, इसको मोमेंटम से रिप्लेस कर दो, तो लैम्डा विच इज इक्वल टू
H/P हो जाएगा। इसे हम लोग कहेंगे डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस। लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है किसको, वेव नेचर को, और राइट हैंड साइड का जो मोमेंटम है वो एसोसिएट कर रहा है पार्टिकल नेचर को। अगर चाहो तो इस इक्वेशन को और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। ये तो आप लोग का हो गया लाइट की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। अगर किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में बताना है तो H/ मोमेंटम हो जाएगा mv। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। समझ में आया? किसी को कोई भी दिक्कत है, किसी को कोई भी दिक्कत है तो बोल सकते हो। किसी को कोई भी दिक्कत है? नहीं है? बहुत बढ़िया। इसके अलावा दोस्तों कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी बताओ। एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है? काइनेटिक एनर्जी होती है दोस्तों हाफ mv²। अगर आपको इसको डिनोट करना है मोमेंटम की, देखो अल्टीमेटली करने क्या वाले, इस मोमेंटम की वैल्यू पे p पे पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो ये जो आप लोग की जो वेवलेंथ थी ना, ये जो दोस्तों वेवलेंथ थी आप लोग की, ये बन जाएगी। मतलब p की वैल्यू हमें चाहिए तो मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर बनाना है तो v से इंटू v से डिवाइड करो तो इससे होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बन जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। m से इंटू m से डिवाइड करो तब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि p होता है एक्चुअल में mv के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ प्रॉपर तरीके से p नहीं बन रहा तो मैं क्या करा, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू, देखो m² v²/2m। मैं ये कह सकता हूँ मोटा मोटी mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m। तो मैं ये कह सकता हूँ mv का स्क्वायर मतलब p² 2m बन जाएगा, वो भी काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो p² की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2m काइनेटिक एनर्जी। अंडर रूट लगा दूंगा तो p की वैल्यू हो जाएगी √2m काइनेटिक एनर्जी। अब आपको क्या करना है, जो लैम्डा विच इज इक्वल टू H/P है, यहाँ पे इस p को पुट करना है। तो पुट करोगे तो वैल्यू बनेगी लैम्डा विच इज इक्वल टू H/√2m काइनेटिक एनर्जी। किसी को दिक्कत? तो ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आप लोग को बनते हुए देखने को मिलता है। अगर आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू EV पुट कर दो तो लैम्डा का फॉर्मूला बन जाएगा H/2mEV। इस फॉर्म में भी ये बन जाएगा। इसके 3 ग्राफ बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है दोस्तों लैम्डा वर्सेस p के बीच में कुछ इस फॉर्म में, एक होता है दोस्तों लैम्डा वर्सेस 1/p के फॉर्म में कुछ इस फॉर्म में, और एक होता है दोस्तों लैम्डा वर्सेस 1/√v के फॉर्म में कुछ इस फॉर्म में। तीनों को आपको याद करना है अच्छे से, सो दैट एग्जामिनेशन में आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओ। इसके अलावा एक और स्पेशल इसका फॉर्मूला बनता है, वो भी याद रख लो, गलती से भी अगर आ गया न्यूमेरिकल तो बन जाना चाहिए। वो होता है दोस्तों लैम्डा विच इज इक्वल टू H/3m/kT। यहाँ पे जो k है ये है दोस्तों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23। आई होप क्लियर है। तो ये जो आप लोग को रिलेशन देखने को मिल रहा है डी ब्रॉगली का, ये है वेवलेंथ और टेम्परेचर के फॉर्म में। ये जो टी दिख रहा है ना टेम्परेचर, के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एम तो आप जानते ही हो। तो ये कुछ आप लोग के और अलग अलग वो थे, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। याद रखना कुछ बेसिक चीजें कि जो अभी हम लोगों ने मैटर वेव्स के बारे में पढ़े, जो अभी हम लोगों ने समझे कि जो मैटर की जो वेव्स है एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की शो नहीं होते हुए देखने को मिलती है। इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। और मैटर वेव ट्रैवल आप लोग को वैक्यूम में कर पाती है क्या? जी हाँ, कर लेती है। और साथ में एक और चीज़ याद रखना, ये किसी भी टाइप की नॉन मैकेनिकल वेव नहीं होती है, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलिए भाई, तो यहाँ से होता है हमारे चैप्टर की समाप्ति। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और अल्टीमेटली यार कल का जो हमारा लेक्चर ख़राब हो गया था, कल ही हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, जब जो होता है बेहतर के लिए होता है। फ्लैट 50% ऑफ मिल सकता है अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड करें, बोर्ड्स के प्रिपरेशन धांसू करें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल पे बने रहना, क्योंकि आने वाले टाइम में CUT का प्यारा कंटेंट भी डिलीवर करने वाला है उस चैनल के अंदर, जो आप सभी लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बाकी दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए